हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इक्वेडोर कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कच्चाथीवू आइलैंड को लेकर के। तो कच्चाथीवू आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें तो ये जो आइलैंड है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट में अनइनहेबिटेड आइलैंड के रूप में लोकेटेड है। 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन से इस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो आइलैंड है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड टेरिटरी के रूप में एग्जिस्टेड रहा। 1974 में उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया एक एग्रीमेंट के थ्रू, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के थ्रू। फिर 1976 में दोबारा से एक एग्रीमेंट साइन होता है और इसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करती हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं इस एरिया में, वहाँ पर जो फिशरमैन है वो अपनी फिशिंग जो राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दो एग्रीमेंट के थ्रू ये जो टेरिटरी है इसको सौंप दी जाती है श्रीलंका को। अभी न्यूज़ में ये इसलिए रहा कि कुछ टाइम पहले श्रीलंकन नेवी ने यहाँ से इंडिया के 8 फिशरमैन को, तमिलनाडु के 8 फिशरमैन को यहाँ से अरेस्ट किया, जिसकी वजह से ये जो आइलैंड है वो दोबारा से न्यूज़ में रहा। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट टाइम में क्या न्यूज़ चल रहा है उससे रिलेटेड फिर फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले ये जो पिगेसस स्पाईवेयर है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसको लेकर के ये एलिगेशन लगे थे कि गवर्नमेंट ने पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया है। जो भी हमारे कंट्री के एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसमें पॉलिटिक्स में मान लीजिए, जर्नलिज्म में मान लीजिए, या फिर अदर सेक्टर्स में पिगेसस स्पाईवेयर को यूज़ किया गया है। और जो भी उनसे रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनका गवर्नमेंट ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर पॉलिटिक्स के लिए उन डाटाज को यूज़ करने की कोशिश की है। इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं। ओके, ये एलिगेशन लगते हैं कि रिपोर्ट पब्लिश होती है और उस रिपोर्ट में आरोप लगाए जाते हैं कि इंडिया में भी पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है। ये पिगेसस स्पाईवेयर जो है वो इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ, उसने इसको बनाया था। हालांकि एनएसओ से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो एनएसओ ने ये बात रखी कि जिस भी कंट्री ने हमारे साथ में ये डील की है उन्होंने अपने कंट्री की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने की बात की है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए या फिर इंटरनल अफेयर्स को इफेक्ट करने के लिए पिगेसस स्पाईवेयर का कोई कंट्री यूज़ कर रहा है। मतलब अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए कंट्री जो हैं इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करवाती हैं। ये तो हो गए बेसिक फैक्ट्स। अब इंडिया में जब एलिगेशन लगे तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में ये बात रखी गई कि जुडिशरी इसमें इंटरवीन करे और क्वेश्चनिंग करे गवर्नमेंट से। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना एक कमीशन बनाया, आरवी रविंद्रन, और उन्होंने उस कमीशन के थ्रू एक कमेटी बनाई। अब जो टेक्निकल कमेटी है प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर जिन जिन ने आरोप लगाया है कि हमारे फ़ोन को भी हैक किया गया या हमारे जो अदर गैजेट्स हैं उनको हैक किया गया, उनके जो भी गैजेट्स हैं उनको यहाँ पर टेक्निकल कमेटी ने मंगवाया। टेक्निकल कमेटी ने उनको लेकर के एक तरीके से अपना जो इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट किया। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 29 फ़ोन्स को लेकर के टेस्टेड किया गया है और ये सस्पिशन रखा जा रहा है कि उनमें पिगेसस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया गया था। ओके, अभी ये सस्पिशन है, क्लियर इसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो अभी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये जांच चल रही है, जो भी ये प्रोब चल रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है, उसमें जो पैनल है उसको थोड़ा और टाइम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन पॉइंट्स के ऊपर आपको आपका आंसर रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है लास्ट ईयर जब इजरायली स्पाईवेयर पिगेसस का गवर्नमेंट एजेंसीज ने यूज़ किया है सर्विलेंस के लिए, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट इनको टारगेट करते हुए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया, अपना जांच के आदेश दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टेक्निकल कमेटी को कि इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। अब क्वेश्चंस क्या है,
सबसे पहले तो आपको वो लोग जिनके फ़ोन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए जिन सिटीजन्स के जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ हुआ उनके बारे में आपको बताना है। दूसरा, पिगेसस जो अटैक देखने को मिला जिन विक्टिम्स के पर उनकी डिटेल्स जो है वो आपको देनी है। थर्ड बात यहाँ पर रखी गई है कि 2019 में जब रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके बाद में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या स्टेप्स लिए, क्या इनिशिएटिव लिए थे ताकि वो सिटीजन्स की जो व्हाट्सएप अकाउंट्स को लेकर के जो हैकिंग की बात सामने आई थी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या स्टेप लिए थे 2019 के बाद में, ये बातें आपको बतानी है। और फोर्थ बात सुप्रीम कोर्ट ने ये रखा है कि गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने पिगेसस को यूज़ किया वो कौन से लॉ के अंडर इसका यूज़ किया गया है, ये सारी बातें आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल कमेटी है वो जो भी यहाँ पर पैनल है उसको अपनी बात रखेगी और जो पैनल है वो फिर सुप्रीम कोर्ट को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। ओके, अब ये हमने बेसिक फैक्ट्स की बात की। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था, ओके, तो शुरुआती समय में ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 7+1 डिसाइड की गई थी, फिक्स कर दिया गया था। 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में और एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 34 हो गई है, 33+1, जिसमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जज और 1 जो है वो CJI। ओके, अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे केसेस की संख्या बढ़ती है तो और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है और ये पावर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दे रखी है पार्लियामेंट को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है ज्ञान व्यापी मॉस्को को लेकर के। कल हमने बताया था आपको कि आज कल सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस इशू को जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो इशू है वहाँ पर लोकल लेवल पर इसको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी ये इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्टेड है, आज हमारा जो एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है, वहाँ पर भी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके के जो इशू हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में इंक्रीज़ करें, उनके लिए जो हमारी जुडिशरी हो उनको टाइम रहते हुए जो इंटरवेंशन है वो यहाँ पर कर देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FDI इनफ्लो को लेकर के। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो 2021-22 में सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो FDI इन्वेस्टमेंट है वो देखा गया है। $83.57 बिलियन का हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये बोला है कि इंडिया का जो स्टेटस है अमोंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, दिस वाज एंडोर्समेंट ऑफ इंडियाज स्टेटस अमोंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया के नेबर एरियाज़ में देखें तो जो कंट्रीज़ हैं जिनमें कन्फ्लिक्टेड इशू चल रहा है, जिसमें आप देख लीजिए पाकिस्तान में पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उसके बाद में वो रिमूव हुए और नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बने हैं। श्रीलंका में आप सभी को पता है इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने अपोजिशन को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में रखा है। और बात करें हम म्यांमार की तो म्यांमार में भी काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। बात करें हम नेपाल की तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। तो ये हमारे रीजनल एरियाज़ में कंट्री हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। तो उनसे इंडिया क्या क्या सीख सकता है। देखो, पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया का क्या पॉलिसी थी कि किसी भी कंट्री में कुछ कन्फ्लिक्टेड इशू चल रहे हैं तो इंडिया वहाँ की गवर्नमेंट लेवल पर अपना जो इंटरवीन करता था उसको इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया है। अभी एक कंट्री और है हमारे नेबर में, अफगानिस्तान। वहाँ पर तो आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर 2021 में वहाँ पर US की जो आर्मी अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा था उसको रिमूव करके तालिबान ने दोबारा से अपने पास में पावर ले ली है। तो ये सारे इशू हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया ने कोशिश की है कि अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज किया जाए। स्ट्रेटजी में चेंज करने में हमने फोकस किया है कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो लोकल लेवल है, पॉपुलेशन लेवल पर इंडिया ने अपनी अवेलेबिलिटी डिसाइड करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम बात करें वहाँ पर जो भी
जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी सिचुएशन चल रही है, मीन्स वहाँ की पॉलिटिक्स में वो जो भी इशू है उसमें इंडिया ने इंटरवीन करना थोड़ा कम किया है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों से निकाला है। जैसे कि 2015 में जब नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जा रहा था, तो उस टाइम अगर हम बात करें तो इंडिया के ऊपर यही एलिगेशन लगे थे कि इंडिया के यहाँ की पॉलिटिक्स को अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ओके, इसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक हाल्ट देखने को मिला था और उसका काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुआ था इकोनॉमिक लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने अपने जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो भी इशूज हैं उनसे अपने आप को निकाल करके वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर फोकस किया है। जैसे कि अफगानिस्तान में इशू क्रिएट है, आप सभी को पता है, तो इंडिया ने वहाँ पर जो भी अपनी तरफ से हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की, उसमें पाकिस्तान का भी हमने हेल्प ली और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर फोकस करते हुए इंडिया ने काम किया है। म्यांमार में अगर हम बात करें तो म्यांमार में आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर आर्मी रूल लगा हुआ है। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए आंग सान सू की जो पार्टी वर्क कर रही थी उनको एक तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो अपने बहुत सारे जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको वहाँ पर विज़िट की है। उन्होंने विज़िट करके अपने जो भी रिलेशन है इंडिया के साथ में उनको मेंटेन करने की कोशिश की है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, हमने वहाँ पर भी अपनी तरफ से जो बहुत सी जो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत सारी जो छूट है वो श्रीलंका को देने की कोशिश की है और भी एड एंड असिस्टेंस उनको देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे इंडिया ने टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि ना सिर्फ इंडिया को अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने की बात रखनी है, बल्कि इंडिया को अपनी अप्रोच जो है वो अपने इंटरनल लेवल पर भी हमें चेंज करनी है। हमें क्या करना होगा, हमें इंडिया में अगर हम बात करें अपने इंटरनल लेवल पर तो हमें बहुत सारी कोशिश, जैसे कि बहुत सारी कंट्री जो हैं वहाँ पर इशू इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेसी के नाम पर ऑटोक्रेसी में चेंज करती जा रही है। तो इंडिया में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी, वहाँ पर जो लीडर्स हैं उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल कल्चर को चेंज किया है, तो इनसे हमें इंडिया में को भी लेसन, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको लेसन सीखना होगा। हमें क्या करना होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो अपोजिशन है, उनके बीच में जो रिलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना होगा। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बेसिस जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर हमें एक्सप्लोर करना होगा। उसमें भी अपने इंडिया को अपनी जो बहुत सारी, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो बहुत सारे इंडेक्सेस में इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। इससे हमें लगता है कि डेमोक्रेसी के जो बेसिक फाउंडेशन है उनको भी हमें इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो माओइस्ट को लेकर के जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रही है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, जो माओइस्ट हैं वो जब भी डिस्कशन की बात आती है तो वो अपनी बात रखते हैं कि आप यहाँ पर आर्मी के जो कैंप हैं उनको हटाओ, हमारे जो भी लीडर्स हैं जो जेल में बंद है उनको वहाँ से निकालो, वो आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस इशू को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि जो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट को लेकर के जो फेथ और बिलीफ जो है उसकी कमी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये काम कर सकती है कि हमें पीस प्रोसीजर तो एस्टेब्लिश करना ही है, उन लोगों में अगर हमें फेथ को डेवलप करना है, बिलीव को डेवलप करना है, तो उनके साथ में हमें वहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक फाउंडेशन लेवल पर जाकर के उनके साथ में नेगोशिएशन करना होगा। उनके साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करनी होंगी ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ, गवर्नमेंट जो है उनके बेटरशिप के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए वर्क कर रही है। तो इससे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा और जो भी इशू है वो नेगोशिएशंस के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के जो इशू चल रहा है, इसी को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी जुडिशरी जो है उसको ये जो भी इशू चल रहा है, इसके अलावा मथुरा में भी इस तरीके का इशू है कि वहाँ पर भी कोई मॉस्क्यू है, उसको लेकर के वहाँ पर एलिगेशन है कि वहाँ पर पहले टेम्पल था। तो यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है उनको इस तरीके के इशू को बहुत ही अर्ली तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लंबा टाइम निकल जाए, प्रोटेस्ट होने लग जाए, विरोध होने लग जाए, दो रिलीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तब जुडिशरी जो है इसमें इंटरवीन करे। तो यहाँ पर जुडिशरी को अपना इंटरवीन जो है वो टाइम रहते हुए इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और बहुत ही अच्छे से जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है वो ना हो और जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं
उन्होंने पॉलिटिक्स बेसिस पर, अपने जो पार्टी के बेसिस पर एक मीटिंग होती है जयपुर में, इसमें उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि हमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये रखा इस मीटिंग में कि हमें क्या करना है, जो भी वेलफेयर स्कीम, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हैं, चाहे हमारी स्टेट लेवल पर हैं, किसी भी लेवल पर हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी, जिन भी बेनिफिशियरी को ये बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों तक ये जो स्कीम है वो पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन सभी को अच्छे से काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात अपनी पार्टी को रिलेटेड करते हुए बात रखी है कि हमारी पार्टी के जो भी एम्प्लॉय हैं या फिर पार्टी में जो भी वर्कर्स हैं, वो कोशिश करें कि इस तरीके की जो स्कीम है वो बेसिक लेवल पर जाकर इम्प्लीमेंट हो सके और हर बेनिफिशरी को ये सारे बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने गवर्नमेंट को जो डीए है, डियरनेस अलाउंस को रिलीज करने की बात रखी है। देखो कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि ये जो डीए है वो रिलीज़ किया जाना चाहिए। कुछ वहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर डीए नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनको इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके के इशू हैं उनको सोल्व करने के लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाई गई हैं, पहले उसमें इशू को रखा गया, फिर उसके बाद में कोर्ट में इस इशू को लेकर के बात की गई, तो कोर्ट ने भी उसी मैटर को रेगुलर रखा है, उसी डिसीजन को रेगुलर रखा है। अब यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात आ गई, मतलब ट्राइब्यूनल जो वर्ड है उसकी बात आ गई। देखो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कोई भी जो आर्टिकल था वो नहीं था, लेकिन उसके बाद में लेटर टाइम में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14A जोड़ा गया और उसमें ट्राइब्यूनल्स जो है उसको रखा गया। जो ट्राइब्यूनल्स हैं इसके थ्रू यहाँ पर दो आर्टिकल रखे गए, 323A और 323B। जो 323A है इसमें पब्लिक मैटर्स से, पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड जो भी मैटर है उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल है उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो अदर मैटर्स हैं उनको सोल्व करने के लिए यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर 323A जो है इसके अंडर पार्लियामेंट को मेजोरिटी में पावर है कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पर वर्क कर सकती है, और इसी के थ्रू 1985 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने कैट और सेट बनाई ताकि स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको सोल्व किया जाएगा और सेंट्रल लेवल पर कोई इशू है तो उसको सोल्व किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस यहाँ पर हायरार्की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सेट में यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिला तो आप कैट में जा करके उसको अपील कर सकते हो, मतलब हायरार्की यहाँ पर नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। देखो पॉलिटी में क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। पॉलिटी में डायरेक्ट कभी नहीं पूछेंगे कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं। हाँ पूछ सकते हैं कि यूटी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओके, नए हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो ये नहीं पूछेंगे कि प्रेजेंट टाइम यूपीएससी की बात की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है। हाँ ये पूछ लेंगे कि प्रोसीजर क्या है, उनके रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में क्या क्या बातें बताई हुई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स उनके बारे में नहीं बताए हुए हैं, ये सारी बातें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो किसी भी टर्म को जब आप स्टडी करो तो उसके बेसिक लेवल पर जो फैक्ट्स हैं उनको आप स्टडी करो यूपीएससी के लेवल पर जब भी आप स्टडी कर रहे हो। और जो भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के है। सेंटर ने 2 ऑर्डर पास किए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डीलिमिटेशन कमीशन जो हुआ था वो उनका एग्जीक्यूशन जो है वो किया जाएगा। जम्मू में जो डीलिमिटेशन कमीशन जो है आप सभी को पता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई जो है उन्होंने इस डीलिमिटेशन कमीशन को हेड किया था। इसके अलावा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें थे और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें थी। तो इस तरीके से ये 3 मेंबर बॉडी थी, इन्होंने यहाँ पर वर्क किया। तो 20 मई से ये जो भी डीलिमिटेशन कमीशन से जो भी रिजल्ट आया है वो क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके के ऑर्डर पास किए गए हैं, इफेक्ट में आ जाएगा, ऐसा लॉ मिनिस्ट्री ने बोला है। डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो बैकग्राउंड से समझो अच्छे से, बेसिक लेवल से। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हमने गेन की तो आप सभी को पता है हमारा इंडिया है,
इंडिया में पॉपुलेशन है, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं यहाँ पे, रफ मैप आपको आना चाहिए एक तरीके से, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर एक पता होना चाहिए कि ये इंडिया है। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन, हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट, ओके। 1956 के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में 14 स्टेट और 6 यहाँ पर यूटीज़ थी। जो पॉपुलेशन उसमें एरिया में डिवाइड कर रखा था। अब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी सेंसस जो है कंडक्ट हो रही थी, तो डिलिमिटेशन कमीशन का ये रखा गया कि स्टेट में जो भी हमारी सीट हैं उनको बढ़ाया जाए पॉपुलेशन के साथ में। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो हमारी सीट्स होती हैं उसमें ये एक बेसिक एम ये रखा जाता है कि सिमिलर, मान लो 1 लाख लोगों को एक एमपी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंप्लीट इंडिया में इसी तरीके से ये जो फॉर्मेशन है वो इसी तरीके का रहे कि जैसे केरला है वहाँ पर भी 1 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करे, नॉर्थ ईस्ट में भी इसी तरीके से हो। तो इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है ताकि पॉपुलेशन के आधार पर जो संख्या है सीट्स की वो बढ़ाई जा सके और जो संख्या जो है पॉपुलेशन की उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब शुरुआती समय में तो जब जो सेंसस कंडक्ट होती रही तो उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता और जो भी हमारी सीट्स हैं उनको रीएडजस्ट किया जाता। लेकिन अब ये तो प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन टाइम के साथ में इंक्रीज़ नहीं हुई। तो ये तो प्रॉब्लम होने लग गई, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पर अगर आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोगे तो वहाँ पर तो लोकसभा में स्टेट में बहुत सारी सीट्स बढ़ जाएंगी, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सीट्स की संख्या काफ़ी कम रहेगी। तो ये तो इन स्टेट्स की वैल्यू जो है वो क्रिएट ज़्यादा बढ़ा देगी क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सीट आएंगी तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसको लेकर के 1971 के टाइम में जब सेंसस हुई उसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको सीज कर दिया गया कि भाई अब जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो हम 2000 के टाइम में हम इसको दोबारा से एस्टेब्लिश करेंगे, ओके। फिर जब 2000 ईयर आता है तो उस टाइम में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो डिसीजन लिया जाता है 2001 में कि अब क्या किया जाएगा, 1991 की सेंसस के बेसिस पर जो भी सीट्स हैं उनको रीएडजस्ट किया जाए और फिर 2026 तक इसको सीज कर दिया गया, ओके। मतलब सीट्स की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद में 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है और उसमें ये बोला जाता है कि 1991 की जो सेंसस है उसको आधार ना बनाया जाए, 2001 की जो सेंसस है उसको आधार बनाया जाए सीट्स को एडजस्ट करने के लिए, रीएडजस्ट करने के लिए। संख्या नहीं बढ़ाना है, रीएडजस्ट करना है, ओके। अब क्या होता है कि जब 2001 के बाद में बहुत सारे स्टेट्स में सीट्स को रीएडजस्ट किया गया, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, आसाम है और नागालैंड है, जिनको आप अमन के नाम से भी जान सकते हो। इन स्टेट्स में यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर जो रीएडजस्टमेंट है वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड इशू थे, जिसकी वजह से, और जम्मू एंड कश्मीर क्या है यूटी बना है तो यहाँ पर भी रीएडजस्ट करना था क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी में। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं उनको रीएडजस्ट करना था। तो इसीलिए 2019 में एक बात रखी जाती है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा और ये जो है इन स्टेट्स में क्या करेगा और यूटीज़ में क्या करेगा, जो सीट्स हैं उनको रीएडजस्ट करेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए तो ये प्रोटेस्ट हुआ कि ये तो गलत है, आप तो बीच टाइम में ही यहाँ पर जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर इनको लेकर के जो ऑर्डर है उसको तो नेगलेक्ट किया गया और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर फोकस किया गया, ओके। तो इस तरीके से जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो वर्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको हेड कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है वो इसको हेड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जीएम क्रॉप्स को लेकर के है। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ओके। अब यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर के जो रिसर्च होता था इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ इजी वे में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। जो गाइडलाइंस हैं उसमें बोला गया है कि जो रिसर्चर्स, उनको पहले क्या करना होता था, अप्रेजल कमेटी से अपना एक तरीके से सहमति लेनी होती थी। अब रिसर्चर्स को ये एग्जम्पशन दिया गया है कि अब आपको ये सहमति नहीं लेनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं इन प्लांट्स का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, और इसमें जो डीएनए है
उस क्रॉप का, उसको चेंज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू, मॉडिफाइड किया जाता है जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो डिजीज़ हैं क्रॉप्स में वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो एक तरीके से जो भी पेस्ट हैं उनके रेजिस्टेंस हम यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको डेवलप करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो जेनेटिक्स हैं क्रॉप के उसको चेंज किया जाता है। ओके, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर एक टेक्निक की बात की गई है, एक वेल नोन टेक्निक है CRISPR-Cas9। इसके बारे में एक बार यूपीएससी में पूछ भी लिया गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरीके के जो आर्टिकल है वो पूछ लिए जाते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो यूपीएससी में GS पेपर 1 जो प्रीलिम्स में जो पेपर होता है वो IFS का जो पेपर होता है वो सेम होता है प्रीलिम्स का। तो इसीलिए जो प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस्ड रहते हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, रशिया ने ये बोला है कि रशिया और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लुहांस्क और डोनेस्क 2 एरिया थे जिनको इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर किया गया है और रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया है। तो यहाँ पर फुल कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया है लुहांस्क के ऊपर। यहाँ पर जो श्रीलंका में जो इशू है उसको सोल्व करने के लिए श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ है उनको शामिल किया जाए और उनके साथ में मिलकर के कोशिश की जाए। यहाँ पर आप सभी को पता है लास्ट ईयर क्वेड ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क्वेड ग्रुप जो है उनका जो वैक्सीन इनिशिएटिव है उसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है कि क्वेड ग्रुप ने लास्ट ईयर ये डिसाइड किया था कि हम 1 बिलियन कोविड वैक्सीन जो है वो एशिया रीजन के लिए डेवलप करेंगे, जिसमें चारों के चारों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी तरफ से हेल्प करेंगी। ओके, अब यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो भी इनिशिएटिव था इसके बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था उनके ऊपर अब बेसिक वर्क नहीं हो पाया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, आप सभी को पता है फिनलैंड और स्वीडन ने ये कोशिश की है कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे। तो फिनलैंड ने ये बात बोली है कि रशिया इज सस्पेंडिंग गैस सप्लाईज। आप सभी को पता है कि यूरोपियन कंट्री जो हैं वो मेजोरिटी में डिपेंड करते हैं रशिया के रिसोर्सेज पर। तो रशिया ने यहाँ पर जो भी गैस सप्लाई होती थी इन कंट्रीज़ को वो उन्होंने बंद करने की कोशिश की है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।